नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा, क्या कैबिनेट साधेगी समीकरण। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अब उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया जा सके। इनमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में अब संजय निषाद को यूपी कैबिनेट में जगह देकर इसकी भरपाई की जा सकती है। इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय के किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया है। इसके अलावा बीजेपी की नजर ब्राह्मण चेहरे पर भी टिकी हुई है, क्योंकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों ने ही ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की एंट्री हो सकती है। उन्हें विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। वहीं कायस्थ समुदाय को साधने के लिए ओपी श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। दरअसल यूपी सरकार में 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जातीय क्षेत्रीय समीकरण को इनके जरिए साधा जा सके। साथ ही यूपी मंत्रिमंडल में एक महिला नेता की भी एंट्री हो सकती है। योगी सरकार की ये कवायद कितनी कामयाब होगी? क्या यूपी में अब जाति पर ही अटकी है सियासत? इन्हीं तमाम मसलों पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण किस तरह साधे जाने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट विस्तार पर किस तरह से मोहर भी लगाई जा सकती है। मोदी मॉडल अपना सकते हैं योगी। जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में हमने देखा है कि युवाओं को भी आगे बढ़ाया गया है, ज्यादातर युवाओं को मौका दिया गया है। ऐसे में योगी सरकार भी अब उसी मॉडल पर काम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजर ब्राह्मण चेहरों पर भी टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से देखा भी गया है, मायावती ने कहा है कि ब्राह्मण समाज को मायावती ज्यादा अब तवज्जो दे रही हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, तो अब योगी भी ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कायस्थ समाज को साधने की भी कोशिश है। मंत्रिमंडल में एक महिला नेता की एंट्री भी हो सकती है और बताया जा रहा है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का यह विस्तार किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार पर आला कमान की मोहर लग चुकी है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। कैबिनेट की तर्ज पर ही विस्तार होगा। जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को यह मौका दिया जाएगा। निषाद पार्टी के संजय निषाद का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। इसी तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कितनी कामयाब होगी योगी सरकार की ये कवायद? क्या यूपी में अब जाति पर ही सियासत अटकी है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। पहले राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। वहीं डॉक्टर आर्य उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बसपा के। वहीं सिद्धश्री प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। राघवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या यूपी में अब जाति पर ही अटकी है सियासत? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की राजनीति नहीं की है, ना धर्म की राजनीति की है। हमेशा विकास के एजेंडे को लेकर के चली है और इसी विषय को लेकर के अगले वर्ष हम लोग विधानसभा चुनाव में भी जाने वाले हैं। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये सर्वाधिकार सुरक्षित है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसमें संगठन का कोई ज्यादा दखल होता नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगले वर्ष जो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, अपने विकास के एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं, अपने सुशासन के एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से, पूरी दमखम से चुनाव लड़ने वाली है। और जो शेष राजनीतिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्यत्र हो, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वो सब हमसे लड़ना चाहते हैं। वो हमसे लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह सरकार न बने। हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें आए और हमें लग रहा है उससे अधिक सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में आने वाली है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी अन्य राजनीतिक दल है, उनका ना कोई नीति है ना कोई नियत है। वो लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करना चाहते हैं।
जो वैसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पुनः कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को लेकर के आई थी और उसी नारे को लेकर के काम कर रही है। उस्मानी जी, ना नीति है ना नियत है कह रहे हैं। इनके पास मुंह है, खाली मुंह से बोल देते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। इन्होंने कहा सुशासन अभी पंचायत के चुनाव में आपने देख लिया कि महिलाओं का चीरहरण किया गया ब्लॉक लखीमपुर खीरी में, पतगवा में, और उनका पर्चा नहीं भरा गया। उनकी साड़ियां फाड़ दी गई, उनके ब्लाउज फाड़े गए, जगह जगह गुंडागर्दी की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कैप्चर कर लिए गए चुनाव, मतलब लोकतंत्र का भी हनन कर दिया गया। और रही विकास की बात, वो तो विकास की बात तो दिखाई पड़ गया आपको। जब कोरोना फैला हुआ था तो पूरा विनाश फैला हुआ था। जो लाशें थी वो गंगा में उतरा रही थी, गंगा में जो तैर रही थी लाशें, वो इनके विकास की गाथा गा रही थी। क्योंकि अस्पताल बनाए नहीं इन्होंने, अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं कराए, दवाएं उपलब्ध नहीं कराई, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया, ऑक्सीजन के सिलेंडर इन्होंने खरीदे नहीं। और जो ये जातिवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जैसे कम से कम 1200 ब्राह्मणों की हत्या करा दी इन्होंने। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो जुल्म और ज्यादती चल रही है उसकी इंतहा है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, ड्राइवर परेशान है, पत्रकार परेशान है, वकील परेशान है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने रोजगार देने के नाम पे तो दिया नहीं और 10 करोड़ लोगों को कर दिया बेरोजगार। और इन्होंने कहा था किसानों की फसलों का दूने दाम देंगे, हम उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे। इन्होंने दुगनी करने के नाम पे जो है उसको फांसी पे लटका दिया। आज जब हम टीवी चैनल और अखबार देखते हैं तो किसान और नौजवान और व्यापारी और बेरोजगार ये लोग लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। जिन पत्रकारों ने, जिन वकीलों ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन मास्टरों ने जो मकान और कारों के लिए कर्जा लिया था वो कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो जीडीपी है हिंदुस्तान की वो गिर गई, -25% पे पहुंच गई। अब ये अपने मुंह मियां मिट्टू बन ले। अगर इनको देश की जनता का भरोसा है तो मैं इनका स्वागत करूंगा, इनकी सरकार का। लेकिन ये लोग एक मन से आए और ये घोषणा कर दें कि इस देश के जितने भी किसान हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उनका 1 करोड़ रुपए तक का, चाहे गाड़ी का हो, चाहे खेती का हो, सारा कर्जा हम माफ। ठीक है, तो बात करने के लायक होंगे। ठीक है, जवाब लेंगे इनसे। ठीक है, नहीं है, केवल अच्छी बातें कर सकते हैं मुंह से, लेकिन देने के नाम पे इनके पास कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया है। ठीक है, उनसे इस बात का जवाब भी लेंगे, लेकिन आपसे भी कई सवाल भी मैं करूंगी। लेकिन राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर चर्चा की, डिबेट की शुरुआत करेंगे हम। राजीव जी, क्या लगता है जातिगत समीकरणों पर ही अब उत्तर प्रदेश की राजनीति टिक गई है? चुनाव जो है वो पूरी तरह जातिगत ही होने वाले हैं, विकास का मुद्दा नहीं है? देखिए, हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना थी। अभी राजेंद्र जी की बातें सुन रहा था मैं। राजेंद्र जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी न तो जाति की न तो धर्म की बातें करती है। हमको लगता है कि राजनीति में जितना हम लोग कहते हैं, जनता भी अगर सुन रही होगी इनकी बातों की कि नहीं, ये जाति की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले, कल जब लोकसभा शुरू हुई, तो प्रधान जी जब मंत्रियों का परिचय कराने की बात आई तो प्रधानमंत्री जी बार बार, 2-3 बार नहीं बल्कि 10 बार ये शब्द कहे कि दलित मंत्री बन गए हैं, बैकवर्ड मंत्री बन गए हैं, इसलिए विपक्ष इनको सुनना नहीं चाह रहा है, देखना नहीं चाह रहा है, पसंद नहीं करता है। भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का एक प्रधानमंत्री जाति विशेष की बात जब लोकसभा में करता है, जिसको पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज कर रही है, उसके बावजूद राजेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारी पार्टी तो जाति की बात नहीं करती है। स्वाभाविक ये चीज है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत वर्ष में आज राजनीति जो हो गई है जात आधारित हो गई है, धर्म आधारित हो गई है। सारी चीजें कहीं छुपी नहीं है किसी से। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 6 महीने से केवल एक मुद्दे पे है। क्यों? क्योंकि वो पूरे 4 साढ़े 4 सालों में
विकास के मुद्दे में फेल हो चुके हैं। राजेंद्र जी की पार्टी जो है, जो श्वेत पत्र संकल्प पत्र लेके आई थी 2017 में, 2017 से पहले राजेंद्र जी के पार्टी को विधानसभा में 10-12% वोट मिलते थे, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। 25 सालों बाद किसी तरह से इनको सत्ता हासिल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जिस तरह से, जो हम लोग मूल चर्चा कर रहे हैं उस पर आ जाए, जिस तरह से ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार, ब्राह्मणों के ऊपर एक भय वातावरण ऐसा बन गया कि ब्राह्मण थाने जाने में डर रहा है, तहसील जाने में डर रहा है, कहीं भी जाने में ब्राह्मण समाज डर रहा है, और अपने को उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान का महसूस कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को बनवाने में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का खुल करके उनको वोट दिया था। 2007 में हमको दिया था। तो आप भी तो सर जातिगत पर ही आ गए ना, जातिगत समीकरण साधने लगे आप भी। अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ जाएंगे? क्या ब्राह्मण अगर नाराज है, ब्राह्मणों को मैं जा करके कहूँ कि आप नाराज हो, आप जिस मत से गए थे वोट देने के लिए, आपने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को मत को वो आपने वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी आपको हाशिए पे ला के खड़ा कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बन गया, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया से लेके गाजियाबाद, नोएडा तक। आज जानती हैं क्या चल रहा है? आज हमारा समाज ये चर्चा करने पे मजबूर हो गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, जिस जाति विशेष से संबंध माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं। इस तरह की भावना ब्राह्मण समाज के अंदर घर कर गई है, अंदर घुसी पड़ी है, और निश्चित तौर पे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है ब्राह्मण समाज, आपसे खुश है? बिल्कुल, देखिए आपसे खुश है? नहीं, स्वाभाविक चीज है। हमसे 2007 में हमसे खुश था तो हमको वोट दिया था। 2012 में निश्चित तौर पे हमसे नाराज हुआ था, तब दूसरे के साथ गया था। 2017 में फिर तीसरे के साथ ब्राह्मण समाज गया। देखिए, हर जातियों का कोई नेता ऐसा नहीं है जो पूरे का पूरा मत एक किसी पार्टी को दिला देना। तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि चक्कर लगा के ब्राह्मण समाज फिर से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेंगे राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेंगे। राघवेंद्र जी, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया बसपा ने, चुरा आपने लिया, क्यों भाई? अच्छा किया। देखिए शिवानी जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई है। अभी हमने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का वक्तव्य सुना, तो सीधे सीधे हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने जो अपनी ओपनिंग कमेंट में जो बात कही थी वो बिल्कुल सामने चरितार्थ हो गई है। इनके बाद अपने लिए कहने वाला कुछ नहीं है, ना इनकी नीति है, ना नियत है, ना कोई एजेंडा है। ये दोनों लोग मिलकर के साथ में कांग्रेस हुई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत साफ है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था विकास दुबे जैसे ब्राह्मणों की क्या अलग बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। हमारी नीति उत्तर प्रदेश विकास, इनके बयान में आप पढ़ के देख लीजिए, विकास दुबे जैसे ब्राह्मणों की क्या हालत कर दी है। इनके आइकॉन विकास दुबे है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे पर कोई लेके आई है, और ईमानदारी से अपने एजेंडे में काम कर रही है, अपने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। भारत के अंदर देखिए शिवानी जी, इनको अपने विषय में बोलने की कुछ नहीं है। अभी इसी चैनल में साफ हो गया, इनकी ना नीति है, नियत है, ना कोई एजेंडा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर रही। अरे आप क्या करेंगे जब आपकी सरकार आएगी? आप इस विषय में कहने पाएंगे? आप ये बताइए, आपकी सरकार बनेगी क्या करेंगे? आपके पास कोई नीति नियत नहीं है, न कोई नेता है। आप लोग शुद्ध जातिवाद की राजनीति करते हैं। कोई ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहा है, कोई जातियों का सम्मेलन कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए, आप लोग राजनीति करते हैं। लेकिन राघवेंद्र जी, ठीक है, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं आप, लगातार आरोप लग रहा है। कैबिनेट का विस्तार भी जातिगत आधार पर किया जा रहा है, संघ सूत्र दे रहा है हिंदुत्व का। तो अगर जातिगत मसलों पर ही चुनाव होना है तो कहाँ गया सुशासन और विकास का वादा, कहाँ गया दावा? नहीं देखिए, मंत्रिमंडल में तो ये बात सही है कि चेहरे रखे जाते हैं, जैसे किसी दलित की उपेक्षा ना हो, पिछड़ों की उपेक्षा ना हो, ब्राह्मणों की उपेक्षा ना हो। इस विषय को लेकर के चेहरे लाए जाते हैं, समाज में हर एक का प्रतिनिधित्व हो। भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता करती है, लेकिन चुनाव में हम लोग ये विषय लेकर के नहीं जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ सिद्धश्री भी, ठीक है सर, हमारे पास सिद्धश्री जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। सिद्धश्री जी, कांग्रेस को कहां देख रही है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जातिगत समीकरणों को साधने की तो कांग्रेस भी भरपूर कोशिश कर रही है, कमी कहां रह जा रही है फिर?
देखिए, कोई कमी नहीं रह जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के अब पूरे 5 साल करीब होने को आ रहे हैं। 6 महीना बचा है। इन्होंने ना विकास की कोई बात कही, ना कोई मुद्दे की बात करी। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुप सरकार है इनकी। अब ये जो जातिगत समीकरण साधने में लग गए हैं, इन्होंने किसी का भला नहीं किया, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी वर्ग का आदमी हो, समुदाय हो। ये इन्होंने कभी भी किसी के विकास की बात नहीं करी। ये दलितों को अपने साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन ना उनका विकास की बात करी, ना उनके अधिकार दिलाने की बात करी। और अब ये समीकरण साध रहे हैं। आप देखिए, ये जो जिस प्रकार से विकास की बात करी, आज लखनऊ में गड्ढे ही भरे हुए हैं। ये सब तो विकास कर नहीं पाए, ना किसी को नौकरी दे पाए, ना रोजगार दे पाए। बाकी ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात करी है। और अब ऐसे समय में ये मंत्रिमंडल का विस्तार करवाते हैं। अब इस समय जबकि पूरे सरकार को और पूरे कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों ने अपने आप को के भयावह स्थिति में पहुंचता हुआ देखा है, लोगों की कितनी मौतें हुई हैं, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अब राजनीति कर रहे हैं। दलगत राजनीति से उठकर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई विकास की बात हो। और कांग्रेस पार्टी बहुत अपने अच्छे तरह से आगे आ रही है। हमने कभी सभी वर्गों को, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं सिद्धेश्वरी जी कि चुनाव से कुछ समय पहले ही क्यों, अब तक कहाँ थी कांग्रेस? आरोप लगातार लग रहे हैं, ट्विटर पर ही थी बस। हम लोग चाहे कब से हो, चाहे कोरोना काल से हो, हम लोग ही कांग्रेस पार्टी ही आगे है। आगे आकर के सेवा भाव से काम कर रही है। ये कहना गलत है। दलितों पे उत्पीड़न हो रहा, कहीं भी आप सोनभद्र देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हमारे ही लोग, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं, वो ही उतरी हुई है यहाँ। और कोई सब बैठे हुए हैं आंख बंद करके, चोट के लड्डू खा करके बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ही आगे है, बिल्कुल आगे है जी, आगे है। उस्मानी जी जवाब दीजिए, कांग्रेस आगे है? बिल्कुल आगे है। कांग्रेस काम कर रही है, जमीन पे है। जमीन समाजवादी पार्टी उस्मानी जी काम नहीं कर रही है, कांग्रेस बिल्कुल आगे है। और राघवेंद्र जी का भी आरोप है। राघवेंद्र जी का भी आरोप सुन लीजिए। ठीक है, राघवेंद्र जी का भी आरोप सुन लीजिए जी। देखिए कैसी हास्यास्पद बात है। जो राजनीतिक दल पिछले 30 वर्षों कांग्रेस पार्टी पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में लगातार पराभव हो रहा है, समुदाय को बचाने की कोशिश बनाने आते हैं, एक चुनाव के समय आते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, बचाने की कोशिश करते हैं। उन्नाव में ये विधायक को बचाने की कोशिश करते हैं। शाहजहांपुर के ये विधायक जो आते हैं जाकर के राजनीति ऐसे नहीं होते हैं। समाज में रहिए, समाज की सेवा करिए, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है। ठीक है, उस्मानी जी से जवाब ले लेते हैं एक बार। उस्मानी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है तो विपक्ष के लायक भी नहीं बची। अगर विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है तो 10% सीटें होनी चाहिए। 543 की लोकसभा है मान लिया, तो वहाँ पे इनके 53 मेंबर होने चाहिए थे, वो भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर 403 की असेंबली है तो यहाँ पे कम से कम 41 मेंबर इनके होने चाहिए, वो भी नहीं है। हम अब आज की राजनीति में चाहे विधानसभा हो, तो आगे आने वाले 2024 हो, हम पूरी तरह तटस्थ हैं। आप लोगों के पास जासूसी कराइए, जासूसी कराने वाले लोग बैठे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, ये वो लोग हैं। आज जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो सड़क पर उतर रहे हैं, उन पे लाठी डंडे चलवा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार करवा रहे हैं। लेकिन सिद्धेश्वरी जी ओवैसी तमाम जातियों को मंच पर ला रहे हैं। सपा से पहले सपा पर एमवाई का समीकरण है पहले से, बिहार में लाए, है ना? आपने देख लिया क्या अब दिक्कत यह है कि आधे इधर जाएं, आधे उधर जाएं। आपके पीछे कौन? हम अपने आप से लड़ रहे हैं पूरी तरीके से। हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारी जो प्रियंका गांधी जी है, पूरी तरह से लगी हुई है। हम लोग अपने अकेले में आ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। पंजाब में भी अपने आप से लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी अपने आप से लड़ रहे हैं। आप लोग तो अगर भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से अपने आप से लड़ाई हुई है आपस में, समाज के लिए कुछ कार्य करिए। 265 विधायक निकल आए थे लड़ाई करने के लिए। 265 विधायक आपस में ही एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए थे। आप देखिए आपकी लड़ाई क्या है। हमारी चिंता मत करिए, हमें जनता जनता आपकी चिंता क्यों न करें, आप सरकार से बैठे हो।
आप ही को याद कर रही है, आज बेरोजगार आज आप ही को याद कर रहे हैं। आप लोग लाठी डंडा चलवा रहे हैं उनके ऊपर, पूरी तरह से लाठी डंडा चलवा करके उनको अधिकार नहीं देते हैं। आप जो कहते हैं करते नहीं, आपके नीति और नियत में खोटे हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा धीरे धीरे उजागर हो रहा है, आपका चाल चरित्र चेहरा धीरे धीरे उजागर हो रहा है। देश की जनता नौजवान देख रही है, आपने कोरोना काल में जो स्थिति पैदा कर दी वो आपकी, आप अपराधी हो। आप इसमें लाखों संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं, आप अपराधी। राजीव जी ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, नहीं तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके बोले। राजीव जी, अपने दुख से दुखी नहीं है, आप कह रहे हैं उनके खुशी से आपको दुख हो रहा है। राघवेंद्र जी का आरोप है ये। मेरे से पूछ रही हैं? जी राजीव जी। देखिए, राजेंद्र जी का आरोप है। राजेंद्र जी से 2-3 चीजें मैं जानना चाह रहा था। विकास के बारे में राजेंद्र जी कह रहे थे कि चुनाव लड़ा जाए। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि 2017 में आपका संकल्प पत्र जो था उसमें आपने 14 लाख नौकरियां या रोजगार देने को कहे थे प्रतिवर्ष में। आपने आदर्श ग्राम कहा था, आपने स्मार्ट सिटी कहा था, आपने गड्ढा मुक्त शासन कहा था, बेरोजगारों को नौकरी के लिए कहा था, आंगनबाड़ी के लिए कहा था, पेंशन योजना, न जाने कितनी योजनाएं आपने कही थी। उसमें से कोई योजना आपके धरातल पे उतर पाई है? नहीं उतर पाई है। जैसा दिख रहा है, आप किसी भी गांव में निकल जाइए, किसी भी पगडंडी पे निकल जाइए, आज गड्ढा ही गड्ढा हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश। गड्ढा मुक्त के जगह गड्ढा युक्त आपने पूरा उत्तर प्रदेश को कर दिया। दूसरी चीज की जाति व्यवस्था इतनी कूट कूट के उत्तर प्रदेश के अंदर भरी हुई है, बिना जाति के आप चुनाव लड़ना असंभव नहीं, नामुमकिन ही है। ये चीजें हैं, सारी चीजें। इस चीज को कोई इग्नोर कर रहा है तो वो गलत इग्नोर कर रहा है। हर आदमी जब टिकट देने जाता है, राजीव उपाध्याय अगर कहीं टिकट मांगे और कहीं अगर उनकी बिरादरी के लोग नहीं है तो वहां से कोई विधानसभा का टिकट नहीं देता है। सारी दलों की स्थिति ये है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था से हम अलग हैं? जाति व्यवस्था में तो सारे लोग डूबे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ये बता सकती है कि जहां मुस्लिम, अगर 3 लाख 4 लाख मुस्लिम मतदाता किसी विधानसभा में है तो वहाँ कोई क्या हिंदू को वोट देंगे? नहीं देगी, कतई टिकट नहीं देगी तो मुस्लिम। जवाब ले लेंगे दोनों से। व्यवस्थाएं हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, विपक्ष की घेराबंदी से बचने के लिए भी ये मोर्चा है क्या? देखिए शिवानी जी, कैसा दुर्भाग्य है, इनके जैसे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है जो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था बहुत आवश्यक है। समाज की ये लोग नहीं चिंता करते हैं, देश और प्रदेश की जनता की ये लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। ये ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं, जाति का ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं, समाज का ध्रुवीकरण करके राजनीति करता है। दुर्भाग्य है इनके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सरकार में रह चुके हैं। अब आगे हमारे उत्तर प्रदेश जब इनके जैसे नेताओं को चुनता है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विचार और सबके विश्वास को नारे पर लेकर के आएंगे। कोई एक काम बता दीजिए, चाहे घोषणा पत्र में उसने हिंदू मुस्लिम की बात की हो, ब्राह्मण क्षत्रिय की बात की हो, दलित बैकवर्ड की बात की हो। भारतीय जनता पार्टी हर समाज की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। हमारा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व है, हर क्षेत्र में भागीदारी है। ये लोग क्या बात करते हैं चैनलों में बैठ के, छाती ठोक के करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्या बयान देते हैं? कम से कम इनको पता तो होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाति आवश्यक ठीक है, जाति आवश्यक ठीक है, ये बेटी आवश्यक ठीक है। ठीक है उस्मानी जी जवाब दीजिए। ठीक है उस्मानी जी जवाब दीजिए। आपने तो जाति समीकरण साधने जंबो कैबिनेट बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा था उस वक्त। जब मेरठ बलियाना भागलपुर में दंगे हुए थे। हेलो जी उस्मानी जी, इनका सबका साथ सबका विकास नहीं है, इनका है राम राम जपना, पराया माल अपना। इन्होंने सब बेच दिया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की उपज का मूल्य दूने देंगे, पूछो इन्होंने दिया है? इनसे कहिए संकल्प पत्र अपना उठाएं। इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था 2017 में, उसमें कहा था कि हम देसी घी बांटेंगे और चना बांटेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। कुछ किया इन्होंने? इन्होंने कहा था बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट बांटेंगे, क्या बांटा है इन्होंने? पूछो इनसे। इन्होंने कोई घोषणा पत्र पूरा नहीं किया है। ये केवल ये केवल जो है झूठ बोलने का काम करते हैं।
बताओ देने खुर्ची की गाड़ी जी। मुलायम सिंह का बिल्डर सर बघेल वाले स्वागत कर रहे थे। देश की जनता के 500 करोड़ रुपए पानी में मिला। बघेल सब लोग को 2 करोड़ की जमीन 50 करोड़ की बेच रहे थे ना। आप लोग सिर्फ एक घर की पार्टी बन गए। 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ की बेच दी है तुमने। 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर के नाम पे चंदा खा के, राम मंदिर के नाम पे चंदा खा आप लोगों ने चंदा दिखा गए तुम राम मंदिर का। भाई तुमको दखल देना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश। अरे भाई जिम्मेदार कहना तो बैठे इतना दर्शक कुमारों के बात मत किया करिए। आप समाजवादी पार्टी ने क्या किया, क्या करेंगे? आपने ना किया है, आगे करेंगे। आप देखिए अपना संकल्प। अरे श्रीमान जी उस्मानी जी कम से कम सरकार की बातें मत किया करिए। बिना तुम्हारों को मत क्या करिए। जो बंदियों में उठा के बोल देंगे। राघवेंद्र सिंह बैठे डिबेट में। आप ये बताइए, आप जो बात बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है? सर उठा के कुछ भी बोल देंगे आप। चंदा खाया चंदा नहीं चाहिए आपको। हम लोग छाती ठोक के कहते हैं चंदा देने वाले लोग हैं, चंदा खाने वाले लोग नहीं है। क्या चंदा देने वालों में है, चंदा देने वालों में? भारतीय जनता पार्टी चंदा देने वालों में है। आप ये बताइए, आप लोग किस पंक्ति में आते हैं? आप लोग सिर्फ आरोप लगाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि में चंदा देने वाली एक पार्टी है। चंदा खा गए ना। क्या शिवाजी जी क्या बोलते हैं ये लोग? पूर्व मंत्री रह चुके हैं मान्यवर, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। अरे कम से कम कुछ तैयारी करके आया करिए। कुछ ना हो कुछ भी बोलने लगते हैं आप लोग। आपने कहा हम कर्जा माफ करेंगे, किया। आपने कहा हम लैपटॉप देंगे, दिया। आपने सर एक दूसरे पर आरोप यही दिख रहे हैं, जब तो क्या जनता के मुद्दों पर बातचीत होगी? जब आप दे ही नहीं पा रहे हैं जनता को, केवल झूठ का जपते हो माला। अपना वादा पूरा करो। बताइए आपने क्या किया? लेकिन मुझे लगता है इस डिबेट को जिन्होंने भी जो भी देख रहे हैं वो साफ तौर पर समझ गए होंगे कि कौन जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। आपस में ही आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं तो कैसे जनता के मुद्दों पर साथ आएंगे सर? कैसे जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे? कोई मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा है। आपस में आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपने ये किया, आपने ये किया। जनता के मुद्दों की, जनता के बात कहाँ गई? विकास की बात कहाँ गई? खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार से समीकरण साधेंगे योगी कैबिनेट का विस्तार इसी हफ्ते माना जा रहा है। कई नाराज जातियों को मनाने की तैयारी भी है, लेकिन क्या सिर्फ जाति पर सियासत टिकी है? बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सिर्फ अब सियासी समीकरण साधना ही सभी पार्टियों का फोकस रह गया है? क्योंकि अगर मायावती को देखें तो वो ब्राह्मण वोटों को साधने में लगी हैं, वहीं ब्राह्मणों पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। काय समाज को साधने के लिए भी ओपी श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। वहीं पर जिस तरह से लगातार जातिगत समीकरणों को साधा जा रहा है, सवाल ऐसे में यही कि क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास का मुद्दा नहीं बचा है? क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ जातिगत राजनीति बनकर रह जाएगी? बहरहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।